जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज का क्लास बेहद इंपॉर्टेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, क्लास 10th का इतिहास। और आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। और इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो बिहार बोर्ड में पूछता है, आज हम लोग उससे भी थोड़ा सा अत्यधिक क्वेश्चन को कवर करेंगे। और ये हमारा होने वाला है बिल्कुल वन शॉट क्लास, मतलब कि एक ही क्लास में पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त। और यहाँ से अगर हम पढ़ करके जाते हैं तो एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न आपका नहीं बचेगा, है कि नहीं है। जितना भी इतिहास में इस चैप्टर से प्रश्न आएगा तो टोटल का टोटल ही लड़ेगा तो लड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए अपना चैप्टर, जिसको कहते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। कौन नाम है बाबू? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो समझिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्रवाद क्या है। सबसे पहली बात तो यही आती है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है बाबू किसी भी देश के लिए, मतलब मान करके चले कि अगर हम लोग भारत में रहते हैं तो हम लोग जिस देश में रहते हैं, क्या हम लोग उस देश से प्यार नहीं करते हैं? करते हैं। अगर हम कुछ बेसी पैसा कमाएंगे तो हम टैक्स देंगे, तो क्या हम लोग पाकिस्तान को देंगे? किसको देंगे? भारत को देंगे। अगर हम सेना में चल जाते हैं तो क्या हम लोग चाइना के बॉर्डर को सुरक्षित करेंगे? नहीं, भारत के बॉर्डर को क्या करेंगे? सुरक्षित करेंगे, ताकि कोई भी दुश्मन ना आए। अब मान के चलो कि भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, भारत हार तो रहता है तो ऐसे कहता है या भगवान भारत जीत जा, या भगवान भारत जीत जा। तो क्या है? एक प्रकार का प्यार है। क्या है? प्यार है। तो मतलब अपने देश के प्रति प्यार, लगाव, अच्छा सोच रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। समझ में आया? अपने देश के प्रति प्यार ही क्या कहलाता है बाबू? राष्ट्रवाद कहलाता है। तो इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी क्षेत्रों में अहम योगदान होती है। मान के चलो कि हम लोग यहाँ पे नहीं कोई क्रिकेट खेलता है तो वो किसका नाम रोशन करता है? भारत देश का। कि नहीं भाई सचिन तेंदुलकर एक भारत के बल्लेबाजी थे जो खूब मारे थे, है कि नहीं? खूब अच्छा से खेलते थे, है कि नहीं? अब कोई भी आदमी दूसर देश के खेलता है तो हम लोग कहते हैं ना कि ना आंद्रे रसल है जो कहीं और का है, अमेरिका के चाहे कहीं के भी रहे, वो अच्छा खेलता है। बोलते कि ना बोलते हैं, वही है, वो अपने देश के लिए खेलता है। और यहाँ भी अपने देश के लिए सब खेलते हैं। तो कहता है कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में रह करके और देश के बारे में क्या करना? अच्छा बातें सोचना। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। इसे देखिए, अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही क्या कहलाता है बाबू? राष्ट्रवाद कहलाता है। और राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ है 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। और कहाँ से हुआ था? तो जिस तरह से इस चैप्टर का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद, कि मतलब कि ये जो राष्ट्रवाद की बात है, भावना है, सबसे पहले कहाँ पनपा था? यूरोप में। आया सुन में। और किस शताब्दी में? तो 19वीं शताब्दी में। कोई दिक्कत यहाँ तक? राष्ट्रवाद समझ में आ गया। अपने देश के प्रति प्यार, लगाव क्या कहलाता है बाबू? राष्ट्रवाद कहलाता है। समझ में आया? अब देखिए, जो लोग जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना रखते हैं, विकास करता है, उसे राष्ट्रवादी कहते हैं, मतलब राष्ट्रवाद कहते हैं। ये तो दूसरा डिफिनेशन है, ये हमारा है अलग डिफिनेशन, और ये हमारा है सेकंड डिफिनेशन। इसमें कहता है कि जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है उसे क्या करते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। यहाँ लिखा है कि और जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना पनपता है, उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी। ऐसा में राष्ट्रवादी किसे कहेंगे? तो जिसके अंदर ये सब भावना पनपता है उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रवादी। और जिसके अंदर नहीं पनपता उसे देशद्रोही कहते हैं। क्या कहते हैं? देशद्रोही। नहीं सुना तो फिल्म में ना देखा है कि भारत में रह करके भारतीय को उड़ाना चाहता है, तो सब क्या है? देशद्रोही है। और हीरोइन के अंदर क्या रहता है? राष्ट्रवादी, मतलब कि देश में है और उस देश के बारे में अच्छा सोच विचार रखना, क्या कहलाएगा? राष्ट्रवादी कहलाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो बताओ बाबू।
समझ में आया बनीश? चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है बाबू। MVVI मतलब कि मोस्ट वेरी वेरी, बहुत ज़्यादा पूछे वाला आदमी है ये। कहता है कि 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था। ऐसा क्या क्या कारण था जो 1789 ईस्वी में क्रांति हो गया, है कि नहीं? और सबसे पहला क्रांति है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। तो कारण पूछता है, तो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण कौन सी है? राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक और बौद्धिक है। तो इसके बारे में समझेंगे, राजनीतिक के बारे में समझेंगे। देखो राजनीतिक पहले क्या था कि राजा जिसको भी प्रधानमंत्री बना लेता था ना, कह दिया ना बाबू कि तुम कल से प्रधानमंत्री है, तो कल से प्रधानमंत्री है। अब क्या होता है कि प्रधानमंत्री की चुनाव होता है, पहले ऐसे कुछ नहीं होता था, तुम प्रधानमंत्री है तो है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। ऐसा में भले उसको लिखे पढ़े नहीं आता है, लेकिन जो बना दिया कि प्रधानमंत्री है तो है। अब आर्थिक क्रिया, पहले के आदमी क्या था, बड़ी गरीब था, सबसे इतना टैक्स लेता था ना कि सब गरीब होते जा रहा था। सामाजिक, सामाजिक का मतलब सब भेदभाव करता था। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, सुने होगे आगे जाके, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग का ही जो स्थिति था जो अच्छा था। कुलीन वर्ग का मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन। क्या होता है? बिजनेसमैन। और पादरी वर्ग का मतलब क्या होता है? जो पूजा पाठ करवाते थे, पंडित ही सब, वही सब के जो है ना रहन सहन अच्छा था, बाकी सब के साथ अत्याचार किया जा रहा था। ऐसा में तो देखिए लिखा हुआ है कि बौद्धिक कारणों को माना जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासक लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां। तो आपसे पूछेगा कि 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का निरंकुशवादी शासक कौन था? लुई 16वां था। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपसे पूछेगा कि लुई 16वां कैसा शासक था? निरंकुशवादी। निरंकुशवादी का मतलब एकदम स्वार्थी, जब अपने बारे में सिर्फ सोचना, लोगों का भलाई नहीं करना। अब देख कहता है इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। भ्रष्टाचार का मतलब सुनाता है, मतलब भ्रष्टाचार मतलब अत्याचार, भ्रष्टाचार मतलब अत्याचार, कोई भी एकदम नियम कानून कोई भी सही नहीं था। फिर कहता है सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति क्या थी? खराब थी। सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति क्या थी? खराब थी। मान के चलो कि भारत में 28 राज्य है, 8 को यूटी है, यूनियन टेरिटरी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश, है कि नहीं है? और मान के चलो कि सिर्फ राजस्थान की आर्थिक स्थिति अच्छा रहेगा और बाकी सब राज्य के खराब रहेगा, तो बाकी सब राज्य वाला बोलेगा ना जी कि राजस्थान में आप ऐसे काहे किए हैं, उसका आर्थिक स्थिति इतना अच्छा काहे है, हम लोग का इतना खराब काहे है कि नहीं है? तो कहेगा कि खराब थी। जबकि पादरी और कुलीन वर्ग, आ गया नाम। पादरी का मतलब क्या होता है? पूजा पाठ करवाने वाला, पंडित ही सब चर्च में रहता ना जी, वही सब। और कुलीन वर्ग का मतलब होता है बिजनेसमैन। जैसे में अभी के डेट में बिजनेसमैन बड़ा बड़ा कौन है? मुकेश अंबानी, रतन टाटा जी, स्वर्गीय रतन टाटा जी थे, है कि नहीं? वो बेचारा देहांत हो गए, वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन जो रतन टाटा जी किए हैं, आज तक के इतिहास में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि नहीं? वर्ग की स्थिति क्या थी? अच्छी थी। इस क्रांति के मार्ग को, मतलब इस क्रांति को सबसे पहले कौन कौन आगे बढ़ाया कि नहीं? देखो भैया, ये बहुत गलत बात है, राजा जी ऐसे कर रहे। राजा जी मतलब राजा, राजा जी मतलब वो राजा जी नहीं, मतलब कि राजा ये आप खराब काम कर रहे हैं, है कि नहीं है? भेदभाव आप क्यों कर रहे हैं? तो बोलो नहीं करेंगे, तुमको सिखाएगा। तो सोचा कि ठीक है ना सिखाएंगे, रुको तुमको बताते हैं। कहा ये नाम कुछ है, कुछ बताइए। वाल्टमेयर रूसो, वाल्टमेयर रूसो तथा कुछ है मॉन्सुफ ने आगे बढ़ाया। तो 2 गो नाम है। पूछेगा कि 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के समय वो 2 क्रांतिकारी व्यक्ति कौन थे? वाल्टमेयर रूसो और मॉन्सुफ थे, जो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को आगे बढ़ाएं। यहाँ तो कोई दिक्कत है बाबू? समझ में आया? तो 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक कारण को माना जाता है। उस समय का निरंकुशवादी शासक कौन था? लुई 16वां था। कोई दिक्कत? उस समय किसका बोलबाला था? भ्रष्टाचार का बोलबाला था। सभी प्रदेशों का आर्थिक स्थिति क्या थी? खराब थी। किसका किसका अच्छा था? कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग। अब बताइए इस क्रांति को किसने आगे बढ़ाया? और
मुंसिफ ने आगे बढ़ाया। यहाँ तक कोई दिक्कत? याद हो जाएगा। कुछ भी एकदम आसान से आसान शब्दों में हम आपको बताने की प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा ना तो भुला जाएगा, है कि नहीं। इसलिए एकदम आसान से आसान में आप लोग याद कीजिए। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। खुल जाओ पर्दा। अब देखते हैं बाबू, देखो जब 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति खत्म हो गया तो उसके बाद कुछ काम किया गया। अच्छा बताओ बाबू, जब क्रांति हुआ था तो क्रांति कुछ न कुछ बदलाव तो जरूर लाएगा, अच्छा काम तो जरूर मिलेगा, है कि नहीं है। हम घर पे लड़ाई कर रहे हैं कुछ अच्छा बदलाव के लिए। लड़ाई अगर सफल हो गया तो हमारे द्वारा लड़ाई किया गया व्यर्थ नहीं जाएगा, घर पर कुछ न कुछ सुधार होगा। उसी तरह से इसमें भी कुछ न कुछ सुधार हुआ था। तो कहता है कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद बहुत सारे सकारात्मक काम किए गए। सकारात्मक का मतलब अच्छे कैसन? अच्छे और अच्छे मतलब बहुत अच्छा काम किया। अब तो कुछ क्या कहता है कि कन्वेंशन असेंबली की स्थापना किया गया। नेशनल असेंबली की स्थापना किया गया। नेशनल असेंबली का मतलब बाबू कि मान के चलो फ्रांस के जो पूरा है ना बड़ा बड़ा आदमी सब एक जगह बैठ के और फ्रांस के बारे में सोचेगा कि देखिए अभी हम लोग नेशनल असेंबली की स्थापना किए हैं। इसमें आपको बताना ही है कि 5 साल 6 साल जब तक कोई राजा बनता है तब तक लोगों पर कोई भी अत्याचार ना होवे, सबके दुख को सुना जाए, सबके दुख को क्या किया जाए? सुना जाए। फिर कहता है कि नया संविधान बनाया गया। नया संविधान, पहले क्या होता था कि राजा कोई भी प्रधानमंत्री कोई भी बन जाता था, तो वैसा नहीं था। सुन में फिर कहता है कि सभी को समान अधिकार दिया गया। जो हमारा कुलीन वर्ग था, कौन था? कुलीन वर्ग। और एक था पादरी वर्ग। क्या था? एक था हमारा बाबू पादरी वर्ग। तो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को विशेष अधिकार मिलता था, इज्जत मिलता था। अरे भैया आ रहे हैं, कुर्सी खाली करो। अब वैसा कुछ नहीं है, भैया आ रहे हैं खड़ी रहो, है कि नहीं है। भैया आ रहे तो खड़ी रहो, अगला जब बैठे उसको बैठे दो। ऐसा में तो सब गरीब से लेकर के अमीर तक के सबको एकदम सेम इज्जत मिलने लगा, सेम सब कुछ होने लगा, है कि नहीं है। फिर कहता है कि सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। सामंती व्यवस्था क्या किया? समाप्त किया। अब आपको पता चलना चाहिए कि सामंती व्यवस्था किसे कहते हैं बाबू। यहाँ लिखल है सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था को समझते हैं तो सामंती व्यवस्था का मतलब होता है कि पहले जो सामंत लोग होते थे वो जा करके सबके खेत से टैक्स उठाते थे। क्या उठाते थे? टैक्स। मतलब कि मान के चलो कि हमारा कोई खेत है और उसमें हमारा 20 किलो अनाज हुआ है, 20 किलो अनाज, तो जा करके टैक्स मांगता था कि हमको 15 किलो दे दो, अनाजवे दे दो, 5 किलो तुम रखो। मतलब कि सामंती व्यवस्था का मतलब कि आगे आपको मिलेगा, सामंती व्यवस्था पढ़ाएंगे। और सामंती व्यवस्था का मतलब जो गरीबों से क्या करता था? टैक्स वसूलता था, कर्जा लेता था। कर्जा नहीं मतलब कि अनाज लेकर आता था। ऐसा में अब देखिए आंतरिक आयात निर्यात को कुछ किया, कर समाप्त कर दिया गया। मतलब कि आंतरिक आयात निर्यात कर को, कर का मतलब होता है टैक्स, कर का मतलब टैक्स। अब समझिए मान के चलिए हमारा पूरा क्या है? फ्रांस है और यहाँ पे कुछ दुकान है, यहाँ पे दुकान है। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, अगर कुछ बेचते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो हमको पहले बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, बहुत ज़्यादा क्या लगता था? टैक्स। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब वैसा नहीं है। यहाँ से यहाँ बेचो, यहाँ से यहाँ बेचो, यहाँ से यहाँ बेचो, कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। मतलब कि टैक्स को भी क्या किया? समाप्त किया। तो बताओ अब ये सब सकारात्मक काम है कि नहीं है? अच्छा काम है कि नहीं है? एकदम है। तो समझ में आया। सबसे पहला चीज़ कहूँ बाबू कि नेशनल असेंबली की स्थापना, नया संविधान। अब बताए सभी को समान कुछ दिया, अधिकार दिया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और कर भी क्या करिया? कर को खत्म कर दिया। कोई दिक्कत? चलो अब चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन पे, समझते हैं और गते गते ही बढ़ते हैं। पहुंच गए? सामंत व्यवस्था क्या है? सामंत व्यवस्था क्या है तो समझिए, कहता है वैसी शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है उसे सामंत व्यवस्था कहते हैं। मतलब किसान से अत्यधिक सम्मान मिलता था,
जमींदारों को, जमींदार किसके पास, जिसके पास बहुत सारा जमीन रहता है, जगह जमीन, उसे क्या कहते हैं, जमींदार कहते थे। तो उसे किसान से अत्यधिक इज्जत मिलता था, उसी को क्या कहते थे, सामंत कहते थे। क्या कहते थे, सामंत। और सामंत व्यवस्था का मतलब जो जमींदार है वो सब किसानों से क्या करता था, टैक्स वसूलता था, कर लेता था। ए राजा साहब को चलो देवे चलो। तो उन्हें एक मूवी देखना जिसका नाम है लगान। क्या मूवी नाम है, लगान। एक मूवी आप लोग जाके देखिएगा जिसका नाम है लगान, और उसमें हीरो है आमिर खान। कौन है, आमिर खान, है कि नहीं है। इतना बेहतरीन मूवी है ना बाबू, टैक्स के ऊपर, लगान के ऊपर, टैक्स के ऊपर, है कि नहीं है। आप लोग जाकर के देखिएगा लगान मूवी, बहुत मज़ा आएगा देखने में, मतलब उससे आपको सीखने के लिए कुछ मिलेगा। यहाँ तक समझ में आया। चलिए, तो कहता है कि वैसी शासन प्रणाली जिसमें जमींदारों को, सामंतों या जमींदारों को किसानों से अधिक मतलब ज़्यादा क्या मिलता था, अधिकार मिलता था, उसे क्या कहते हैं, सामंत कहते हैं। मतलब कि शासन की वैसी प्रणाली जिसमें जमींदारों से अत्यधिक इज्जत किसको मिलता था, सामंत और जमींदारों की। अब कहते हैं कि मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। मध्यम वर्ग का मतलब मिडिल क्लास। देखो, मध्यम मतलब कि मिडिल क्लास, ना ही पूरा अमीर और ना ही पूरा गरीब, एकदम मिडिल। हम लोग किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास, मतलब कि मध्यम वर्ग से। क्या हमारे पास एकदम गरीबी छले है। अगर हम शाम को खाते हैं तो क्या सवेरे के लिए सोचना पड़ता है, नहीं। अगर ऐसा तो ना है कि मान के चलो कि अभी से अगर हम कमाने के लिए छोड़ देंगे तो क्या हम लोग ज़िंदगी भर खा सकते हैं बिना कमाए। इतना भी संपत्ति ना है, नहीं। तो अगर इतना संपत्ति नहीं है और उतना भी कम नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, मिडिल क्लास, ऐसा में। और सबसे ज़्यादा पढ़ल लिखल होता है मध्यम वर्ग के लोग। किस लोग, मध्यम वर्ग के लोग। ज़्यादा अमीर क्या, अरे हमारे बाप के पैसा है, ये पढ़े लिखे से कौन काम, नहीं पढ़ेंगे तो यो ज़िंदगी भर बैठ के खाएंगे। और गरीब आदमी मजबूरन नहीं पढ़ता है। अरे ट्यूशन के फीस 500 रुपया होल है और उनके पिताजी 200-150 कमा रहे हैं, कहाँ से देंगे महीने जी, है कि नहीं है। अब देखो, कहता है कि समाज में रहने वाली वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं, उसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। तो मध्यम वर्ग समझ में आया कि समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जो आवश्यकता की पूर्ति है वो छोटे छोटे बिजनेस या तो नौकरी करके करता है, उसे क्या कहते हैं बबुआ, मध्यम वर्ग कहा जाता है। और ये हमारा जो है वो VVI है, नहीं VVI है, क्या है, VVI, मोस्ट नहीं है। आए सुन में। चलो अब चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन पे। आ गया बाबू सर्वहरा वर्ग। कौची कहते हैं, सर्वहरा वर्ग से आप क्या समझते हैं। सर्वहरा वर्ग का मतलब कि सर्व मतलब कि सब, जितना भी गरीब है, मजदूर है, लाचार है, बेबस है, सबको इसी वर्ग में आना है। ये सर्वहरा वर्ग अमीरों के लिए नहीं है। सुन में। तो देखिए, कहता है कि समाज में रहने वाले वैसे लोग मतलब कि जिसमें गरीब, किसान, मजदूर शामिल होते हैं, उसे सर्वहरा वर्ग कहते हैं। और जिसके पास पूंजी का अभाव हो, कहता है कि जिसके पास पूंजी का अभाव होता है तथा जिसकी स्थिति दैन्य होती है। दैन्य का मतलब क्या होता है बाबू, खराब होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सर्वहरा वर्ग कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बबुआ। सर्वहरा वर्ग में कौन कौन आते हैं, किसान, मजदूर और गरीब। किसान, मजदूर, गरीब शामिल होते हैं, उसे कौन सा वर्ग कहते हैं, सर्वहरा वर्ग कहा जाता है। और इसमें जो लोग होते हैं उनके पास पैसा के कमी मतलब पूंजी का अभाव होता है तथा इनकी जो स्थिति है वो ठीक ठाक नहीं होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया सर्वहरा वर्ग किसे कहते हैं। सर्वहरा वर्ग का मतलब जिसमें मजदूर, किसान और गरीब होते हैं। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
साम्राज्यवाद कहते हैं बाबू किसको? साम्राज्यवाद समझते हैं। साम्राज्यवाद किसे कहा जाता है? तो साम्राज्यवाद का मतलब होता है जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर जोर जबरदस्ती करके कब्जा करके वहाँ अपना शासन चलाने लगता है, उसे कहते हैं कौची? सर्वहारा वर्ग। जैसे मान के चलो कि तोनी शादी ब्याह में गया, कोई तनी होकर लेकिन कुर्सी पर बैठल है और उसको बोला ए चल हट हट, हटा दिया ना, उसको हटा के अब तुम क्या किया? उस पर पैर रख दिया। क्या किया? पैर रख दिया। तो उसको क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। उसको कुर्सीवाद कहेंगे। कुर्सीवाद, कुर्सीवाद। तुम कुर्सी ने कब्जा लिया जी। और साम्राज्य के बाद का मतलब जो पूरा साम्राज्य को कब्जा लेता है, ऐसा में। अब देखो कुर्सी को हम कब्जाए हैं, उठा के हम ओने लेके चल रहे हैं, चाहे ओने लेके चल रहे हैं, चाहे अपन घर लेके चल रहे हैं छुपे छुपे, है कि नहीं है? या तो उसको तोड़ देवे छुपे छुपे, तो बताओ वो तो अपना अधिकार ना जी। उस पर हमारा नियम कानून चलने लगा। हमारा नियम कानून चला कि नहीं चला? उसी को कहते हैं कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी छोटे देश पर कब्जा कर लेता है और कब्जा करके उस देश में अपना नियम कानून चला लेने लगता है, उसे कहते हैं साम्राज्यवाद। सही है, देख लिए हो? चलो पढ़ लेते हैं। कहता है कि जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर, अब तो नहीं सोचो बाबू कि जब हम साम्राज्यवाद करेंगे तो क्या वो छोटका देश का हम कहेंगे ए देश खाली करो? देश खाली करो, पापा छोड़ के गए थे का हो, है कि नहीं है? वो छोड़ेगा नहीं, तो उस पर हम लोग जबरदस्ती करेंगे। ना कर रहा है, लाओ तो से लड़का लाओ तो डंटवा, है कि नहीं है? सोचने वाली बात है कि नहीं है? तो मतलब कि जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है, जिसे क्या कहते हैं बाबू? साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ होता है शोषण करना। अब बताओ कि साम्राज्यवाद कर रहे हैं तो क्या हम लोग उसको प्यार से बोले नहीं मानेगा तो उसको मारे पीटेंगे? तो मारना पीटना एक प्रकार का शोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? शोषण। अगर हम आए तो उनके मार लाठी क्या किए? तोड़ दिए, फोड़ दिए। तो बताओ तुम्हारे ऊपर शोषण कर कि ना कर रहे हैं? तो नहीं कहेगा है मास्टरवा मारता ज़्यादा पढ़ाता कम है, 2 बोली पढ़ाएगा 10 घंटा मारेगा। बताओ 2 बोली पढ़ाता है 10 घंटा मारता है, तो बताओ तो नहीं हमको क्या कहेगा? अत्याचार कर रहे हैं। चलिए बाहर मिलिए बाहर अकेले हवेली पर, है कि नहीं है? यहाँ तक समझ में आ गया? साम्राज्यवाद और साम्यवाद। पहला था साम्यवाद, साम्राज्यवाद, और सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग का मतलब जिसमें मजदूर, किसान और बेसहारा आता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग। और साम्राज्यवाद का मतलब जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर फुसला के नहीं बल्कि रोबा के कब्जा कर लेता है, उसे कहते हैं साम्राज्यवाद। ऐसा में अपना साम्राज्य को विकसित करना। अगला क्वेश्चन बाबू देखते हैं। चलो अगला प्रश्न आता है अपना, इसको कहते हैं MVVI। ये हमारे हैं भैया नेपोलियन। कौन है? नेपोलियन। और इसके बारे में आपको बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। या तो आप चश्मा पहन के जाइए या तो ना जाइए, बड़े बड़े अक्षरों से लिखा रहेगा नेपोलियन के बारे में विस्तार से बता बच्चों। ऐसा में तो देखो लिखा है कि नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769। तो 15 अगस्त 1700। देश आज़ाद किस दिन हुआ था? 15 अगस्त को हुआ था। बताइए गांधी जी के जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। तो गांधी बाबा का जन्म हुआ था कब? 1869 में। और इनका हुआ है 1769 में। मतलब कितना? 100 साल पीछे। और गांधी बाबा देश को आज़ाद करवाए थे, इसलिए 15 अगस्त भी। मतलब ट्रिक से याद रखिए कि गांधी जी से 100 साल पहले इनका जन्म हुआ था। गांधी जी से 100 साल पहले इनका जन्म। और कौन दिन था? 15 अगस्त था। 15 अगस्त। कोई दिक्कत समझ में आया? तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1700। ये कौन सी है जी?
स्टूडेंट नेम, फादर नेम, रोल नंबर, एग्जाम सेंटर, डेट ऑफ एग्जाम, कहानी कोची कोची के घर जाम, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं है। अब देखिए इनका बचपन का नाम कुछ हो नहीं था, खाली उसमें दी जोड़ दो। कुछ करेंगे THE जोड़ दो, दी जोड़ दो, इसको द कहते हैं, दी कहते हैं, बात बराबर है। नेपोलियन दी बोनापार्ट, ऐसे इसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, और लेकिन कुछ जोड़ के बोलते थे नेपोलियन दी बोनापार्ट। कोई दिक्कत, नेपोलियन दी बोनापार्ट, नेपोलियन दी बोनापार्ट, समझ में आया। देखिए फ्रांस के क्रांति में सेनापति के रूप में काम कर रहा था। जब 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति हो रहा था ना, तो नेपोलियन क्या कर रहे थे, सेनापति के रूप में काम कर रहे थे। कौन के रूप में, सेनापति के रूप में। और सेनापति छोटा मोटा सेनापति नहीं मित्रों, ये बहुत बड़े सेनापति थे, और ये इतना बहादुर सेनापति थे कि इनका जो सेनापति की जो चर्चा है, बहादुरी की चर्चा इतिहास के पन्नों में है। सोचो ना, है ना, पढ़ रहे हैं, अरे इतिहास के पन्ना से ना निकाला है जी, है कि नहीं है, इतिहास के पन्ना से निकाल के ना पढ़ रहे हैं इसको, ऐसा में। तो देखिए फ्रांस की क्रांति में सेनापति के रूप में काम कर रहा था, और इतिहास में के सबसे महान सेनापति के रूप में गिना जाता था। कोई दिक्कत है भी, था भी, है भी, था भी, पहले था, अब इनसे महान सेनापति हमारे पास है। अब देखिए 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजनीति में क्या किए, सोचो कैसे किए होंगे, मालूम है। सोचो 1789 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट को हटा दिया गया, नहीं लुई 16वां को हटाया गया। अरे बाबू लुई 16वें को ना मारा गया था जी, 1789 ईस्वी में धर के उसको धो दिया गया, है कि नहीं है, उसको मारा गया। तो वो मार गया तो उसको हरा दिया। जानते हो जब रेगुलर क्लास से पढ़ते ना तब समझ में आता। अगर तुम कोई क्लास कम समझ में आ रहा है तो इसका जो है मेरे पास मेरे चैनल पे MGS कोचिंग पे आपको मिल जाएगा, पूरे 10 क्लास का है, 8 क्लास या 9 क्लास में पूरा चैप्टर खत्म है, गत्ते पढ़ावल है नेपोलियन के बारे में विस्तार से, कि नेपोलियन के कैसे गेलोटिन पर रख के काट दिया गया था, गेलोटिन पर रख के काट दिया। गेलोटिन होता है गणासी टाइप के, आज सुन में ऐसे मुड़िया रख के, और इतना एकदम मोटा चदरा के रहता है लोहा, ऐसे गिरा देता है छप से। अब इतना बड़का बड़का बाल रख लेता ना, ऐसे दिखा रहा है, देखो मित्रों हमारा है नेपोलियन, ये है लुई 16वां है, वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं, काट दिया उसका मुड़ी। ऐसा में अगर अरे तो मारेगा तो काटेगा नहीं, अत्याचार इतना करता था कि क्या कहल जाए, सुतल था तुम हैं। ऐसा में अगर आपको हमको ये वाला क्लास का अगर रेगुलर क्लास करते हो तो पूरा इतिहास ये वाला समझ में आ जाएगा। और ये चैप्टर और एक भारत में राष्ट्रवाद, वो दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बबुआ, क्योंकि यही एक चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। हाँ, यहाँ जो राष्ट्रवाद करेंगे सिर्फ यूरोप में करेंगे, और वहाँ जो करेंगे सिर्फ कहाँ करेंगे, भारत में करेंगे। तो देखिए 1789 इसमें फ्रांसीसी क्रांति, मतलब कि इसमें क्या किए, प्रवेश किए। जैसे ही उमरा ना लुई 16वां, तो ये सोचा कि देखो हम तो एक तो महान सेनापति हैं, हमारा सामने कोई बोल नहीं सकता है, तो क्यों ना क्यों हम राजनीति में प्रवेश करते हैं। कहाँ करते हैं, राजनीतिक में। अब हम ही राजा बनेंगे, क्या करेंगे, अब हम ही राजा बनेंगे। कौन बोलेगा, दिखाओ तो, है कि नहीं, अब हम ही राजा बनेंगे, कोई नहीं बोले वाला है, कोई हमको छू सकता है, नहीं छू सकता है, तो क्यों ना हम राजा बनेंगे। तो राजा का मतलब कि राजनीतिक में कब प्रवेश किए, 1789 ईस्वी। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझिए बाबू, समझिए कि इनका जन्म कब हुआ, 15 अगस्त 1769 ईस्वी। बचपन का नाम नेपोलियन दी बोनापार्ट। ये किस, फ्रांस का जो क्रांति हो रहा था किस रूप में थे, सेनापति के रूप में, है कि नहीं है। और कौन सा सेनापति, तो महान सेनापति। ऐसा में राजनीतिक में कब प्रवेश किए, 1789 ईस्वी। यहाँ तो कोई दिक्कत बबुआ। चलिए इसका कुछ और आगे पढ़ते हैं, इनके बारे में क्या क्या काम किए थे। देखिए 1789 ईस्वी में कहाँ प्रवेश किए थे बाबू, फ्रांस राजनीतिक में प्रवेश किए थे ना, 1789 ईस्वी में कुछ किए, राजनीतिक में प्रवेश किए। और क्या हुआ कि 18 मई 1804 ईस्वी को वह सम्राट भी बन गए। 1804 ईस्वी में सम्राट
तो टोटल 15 साल इनको मेहनत करना पड़ा राजा बनने के लिए। क्या साल? क्योंकि 11 साल इधर है कि नहीं, 11 साल इधर और 4 साल इधर, तो 11 4 15 साल में कोची बने, राजा बने, सम्राट बने, है कि नहीं है? कोई दिक्कत? चलो देखो, अपना एक अलग कानून बनाया जिसमें नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। तो आपको पूछेगा कि नेपोलियन के द्वारा जो नया कानून बनाया गया था उसका नाम क्या था? तो नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता। कोई दिक्कत? नेपोलियन संहिता। तो आपसे पूछेगा कि राजनीतिक में कब प्रवेश किया, राजा कब बन गया? 18 मई 1804 ईस्वी। कोई दिक्कत? अब देखिए, कहता है कि नेपोलियन के द्वारा किए गए काम, राष्ट्रवाद के प्रसार में योगदान। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक कलर से लिखा गया है। कहता है कि यहाँ से आप बताइए कि जो नेपोलियन का काम कौन सी जो महत्वपूर्ण था। अब देख, कहता है कि विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया। विशेष अधिकार को मतलब कि जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, सामंत वर्ग जो था ना, जो अति जमींदार था, उस सबको एक समान कर दिया। कि तू जमींदार था, कुछ करेगा जी, हुक्म करेगा नहीं, सबको एक समान कर दिया। फिर कहता है यातायात के साधनों को सुगम और सस्ता कर दिया। मतलब मान के जो कि फ्रांस है, ये कुछ है फ्रांस, हमारे यहाँ घर है, यहाँ हमारा नानी घर है, तो यहाँ से आने के लिए हमको बड़ी पैसा देना पड़ेगा। हम नानी ही ज़्यादा छोड़ देंगे? बताओ, यहाँ से आने के लिए हमको 10,000 रुपये देना पड़ेगा जी। अगर 10,000 रुपये देना पड़ेगा तो कोई जाएगा ना? नहीं ना जाम। अरे आप त्या जाते 20,000 चल जाते हमारे, तो मिठाई कुछ लेके जाम है कि ना है? मिठाई कहाँ से लेके जाएंगे? 20,000 हमें चल ही जाएगा। और नानी से क्या रुपये मिलेगा हमको? 20,000 दे देंगे नानी हमारे। अरे आते जाते नानी पैसा देते हैं ना जी, 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, 500। अब हमारा 10,000 भाड़े चल रहा है, 10,000 तो 20,000 रुपये भाड़ा, नानी कितना देंगे? 500 देंगे। कुछ मीठे वाला है नहीं, तो हम जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो क्या किया कि देखो बाबू, तुमको नानी जाना है, हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक कि मान तुम्हारा 20 रुपये भाड़ा हो गया। क्या रुपये भाड़ा? 20 रुपये भाड़ा। चलो, अब नानी तो 100 रुपये हमको दे दो, हमको 80 रुपये का मुनाफा है। नाना 100 रुपये दे दिए, 200 का मुनाफा है। भाड़ा क्या रुपये गया? 40 रुपया। 20 आते 20 जाते। तो क्या किया, ये नानी ही जाए वाला सिस्टम सस्ता कर दिया, है कि नहीं है? ये सोचा कि नानी ही सबको जाओ। कहा यातायात के साधनों को सुगम और सस्ता कर दिया। फिर कहता संचार व्यवस्था को क्या किया? अच्छा और सुगम कर दिया। मान के चलो कि हमारा संचार मतलब कि फ़ोन, किसी के यहाँ टेलीफोन पर गए और बोले कि भाई हमको बात करना है 2 मिनट के, 2 मिनट के 200 रुपये लगेगा। हैं? 2 मिनट के 200, 2 मिनट के 200। कोई बतियाएगा? नहीं, नहीं बतियाएगा। काहे ला बतियाएंगे जी? अब मान के चलो कि यहाँ पूरा कुछ है, फ्रांस है, और यहाँ का सेनापति दोनों आपस में बतियाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, बात करना चाहता है कि यहाँ पे एक राज्य है उसको कब्जा करना है। तो ये दोनों बात करें कैसे? फ़ोन पर। कहा कि उस समय यातायात और महंगा था, मतलब कि यहाँ से यहाँ जाने में और पैसा लगता था। तो सोचा कि फ़ोन से बतियाते हैं। फ़ोन वो बड़ी महंगा था, फ़ोनों से कुछ खा बड़ी महंगा था। तो क्या किया कि ऐसा नहीं होगा, संचार व्यवस्था को एकदम सस्ता कर दो। मोबाइल वाला सिस्टम एकदम सस्ता, रात भर जब बतियात रहता है उसको तो पैसा देना पड़ता जी। आजकल के ज़माना में जो रात भर भुनुर भुनुर करता है उसको तनी पनी पैसा देना पड़ता होगा, अगर ये संस्था नहीं करता था, है कि नहीं? सब रखीला छोड़ देता, सब दूधू को तोता पालता। तोता नहीं, कबूतर। कबूतर आओ, कबूतर आओ हमारे थरिया में, एकदम कौची कड़ाही में भूंज गए। कबूतर पहुंचा नहीं जी हमारा तक, तुम्हारा कबूतर तो पेट में है कि नहीं है? मान चलो वहाँ से कोई कबूतर भेजी कि लो हमारे प्रेम पत्र वहाँ जाके पहुँचा लाओ। अब पहुँचावे, कबूतर आया, बैठा, पकड़ के बना के खा गए। तुमको कबूतर नहीं मिला था का? हमको पत्र नहीं मिला है। कहाँ से पत्र? अरे कबूतर दिया भेजवाए थे। कौन कबूतर? वो तो पेट में है कि नहीं है? ऐसे से बात होता था। ऐसे में कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, कहता है आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए, दूर करने का क्या किया? प्रयास। आर्थिक असमानता का मतलब जो पैसा से जो गरीब और अमीर था ना बाबू, उसको सोचा कि एक समान करने के लिए। किसी के पास बिना मतलब के पैसा, लुटल पैसा ढेर सारा है, वहाँ से छीन के और गरीबों में क्या करना? बांट देना, ताकि गरीब और अमीर होते जाए और अमीर और गरीब होते जाए, है कि नहीं है? फिर कहता है सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। कौन सी व्यवस्था? सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत?
यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना बबुआ? तो ये दोनों जो क्लास है आपका कल अपलोड हो जाएगा। आज शाम की एक क्लास अपलोड होगा, सुबह में एक क्लास अपलोड होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपना प्यारा सा क्लास। और ये हमारा आधा ख़त्म हो गया है, आधा अभी और बचा हुआ है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, उदारवादी क्या है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति, 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, सब बचा हुआ है। सब हम आपको धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो।